गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम हिंदी में भारत की खोज नामक अपनी किताब का पाठ 3 सिंधु घाटी सभ्यता का चौथा भाग पढ़ेंगे। ठीक है, ये पाठ काफ़ी बड़ा था जिसको हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा भाग हम पढ़ चुके हैं। ये चौथा और अंतिम भाग है इसका। ठीक है, महावीर, इसमें देखिए कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। महावीर और बुद्ध, वर्ण व्यवस्था, हम इसमें महावीर और बुद्ध इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। बुद्ध की शिक्षा के बारे में देखेंगे, बुद्ध के द्वारा दी गई कथा के बारे में देखेंगे, चंद्रगुप्त के बारे में देखेंगे और चाणक्य के बारे में देखेंगे। चाणक्य के और किन नामों से जाने जाते हैं, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए हम आ जाते हैं अपनी किताब में, जिसमें हमारा पहला जो बिंदु है वो है महावीर और बुद्ध। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे और उनकी शाखाएं थीं, पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। तमाम और बातों में सबसे बुनियादी बात यह है कि आदि कारण में के बारे में वे या तो मौन हैं या उन्होंने अस्तित्व से इनकार किया है। दोनों अहिंसा पर बल देते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, दोनों ने के प्रवर्तक हैं महावीर स्वामी जी और गौतम बुद्ध जी। इन दोनों ने अहिंसा पर बल दिया है। ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संग बनाते हैं। उनके नजरिए से एक हद तक यथार्थवाद और बुद्धवादी है। जैन धर्म की एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्ष में होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है मथुरा से प्राप्त महावीर की लगभग 3री शताब्दी ईस्वी की एक मूर्ति मिली है। यहाँ पर कुछ जैन धर्म के बारे में बताया गया है कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे, दोनों क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु 544 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में हुई और तभी बौद्ध संवत शुरू हुआ। इतिहासकारों ने बाद की तारीख यानी 487 ईसा पूर्व दी। यह अजीब संयोग है कि मैं ये पंक्तियां बौद्ध संवत 2488 की पहली तारीख को वैशाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। ये किसकी लाइनें हैं? ये नेहरू जी बोल रहे हैं। ठीक है, बौद्ध साहित्य में लिखा है बुद्ध का जन्म वैशाख मई जून के महीने में इसी पूर्णिमा के दिन हुआ। ठीक है, जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इसमें बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्म कांड एवं पुरोहित प्रपंच और उनके साथ जुड़े हुए हित स्वार्थ पर हमला करने का साहस था। ठीक है, उन्होंने इन सबों की निंदा की है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा है। ये देखिए, देख के ही लग रहा है बहुत पुरानी है। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने वर्ण व्यवस्था को कोई स्थान नहीं दिया। ठीक है, बुद्ध की शिक्षा देखते हैं। बुद्ध का संदेश, ये देखिए, देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा। स्कूल के टूर पे आप जरूर गए होंगे सारनाथ, वहाँ पे सारनाथ स्तूप है। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश यहीं दिया था। ठीक है, सारनाथ में बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं बुद्ध की शिक्षा के बारे में। बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो
इस धर्म में सब जातियां आकर इस तरह मिल जाती हैं जैसे समुद्र में नदियां। उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से होता है। अतः मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। यह सदाचार और आत्मानुशासन का आदर्श था। युद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय पाले, पर जो अपने पर विजय पाता है, सच्चा विजेता वही होता है। अपने आप पर विजय पाना अर्थात आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध ना आए, गुस्सा ना आए, आप दूसरों से लड़ाई झगड़ा और गलत व्यवहार न करें, यही क्या है? अपने आप पर विजय प्राप्त करना। ठीक है, दूसरों से ईर्ष्या, जलन, ये सब हमारे व्यवहार के दुर्गुण हैं, जिस मनुष्य ने इन सब पर विजय प्राप्त कर लिया, वही कैसा मनुष्य होता है? वही सर्वप्रिय होता है। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं, बल्कि केवल और केवल कर्म से तय होती है। इस प्रकार से बुद्ध की कथा भी दी गई है। बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे से ढाल कर आकार दिया, भारतीयों के विचारों की समग्र आत्मा की, या कम से कम उसके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। कमल के फूल पर बैठे हुए शांत और धीर, वासनाओं और लालसाओं से परे अर्थात दूर, इस संसार के तूफानों और संघर्षों से दूर, वे इतनी दूर पहुंच से इतने परे मालूम होते हैं जैसे उन्हें पाना असंभव है। लेकिन जब हम उन्हें दोबारा देखते हैं तो उनकी आकृति जीवन शक्ति से भरी जान पड़ती है। ठीक है, इस प्रकार से अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त और चाणक्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ। मूल रूप में यह क्षत्रिय आंदोलन था और शासक वर्ग और पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण से इस विकास को आगे बढ़ाने में विशेष मदद मिली। 2 ऐसे विलक्षण व्यक्ति सामने आए जिन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लिया। वे थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र, मंत्री और सलाहकार चाणक्य। इन दोनों का मेल बहुत कारगर साबित हुआ। दोनों ने मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य का अंत कर दिया जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो आधुनिक पटना के नाम से जानी जाती है। दोनों पश्चिमोत्तर प्रदेश तक्षशिला गए और उस यूनानियों से संपर्क में आए जिन्होंने सिकंदर ने वहां से नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से हुई थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना व चिर नवीन नारा बुलंद करके विदेश आक्रमणकारियों के विरुद्ध लोगों में को उत्तेजित किया। ठीक है, इस प्रकार से और भी है, यहाँ पर देखते हैं हम एक विवरण। सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज ने छोड़ा है और दूसरा कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र है। उसी समय की रचना है। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। वह हर दृष्टि से बड़ा आदमी था, बुद्धिमानी में भी और कर्मठता में। किसके बारे में बताया जा रहा है? चाणक्य के बारे में। ठीक है, यहाँ पर चाणक्य और चंद्रगुप्त के बारे में कुछ दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चाणक्य के द्वारा लिखित गई अर्थशास्त्र पुस्तक जिसका विषय राजनीति है। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद अशोक आते हैं, अशोक के बारे में देखते हैं। 273 ईसा पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुए। इससे पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी
विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर बाहर का बहुत बड़ा भाग आ गया था। उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। इस अद्भुत शासक ने, जिसे आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में प्यार से याद किया जाता है, अपने आप को बुद्ध की शिक्षा के प्रचार में, नेकी और सद्भाव के काम में तथा प्रजा के हित के लिए सार्वजनिक कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया। ठीक है, ऐसे महान सम्राट अशोक के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने अपनी कुछ बड़ी इमारतों को बनाने में मदद के लिए विदेशी कारीगरों तक रख छोड़ा था। यह नतीजा जगह इकट्ठे बने स्तंभों डिजाइन से निकला। यहाँ पर देखिए, अशोक के समय में निर्मित सांची का स्तूप। ठीक है, 41 साल तक अनवरत शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। H.C. वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में उनके बारे में लिखा था कि बादशाहों के दासियों हजार नामों में जिसने इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, जिसमें बड़े बड़े राजे, महाराजे, शहंशाह और नामी गिरामी शासक शामिल हैं, अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमक रहा है। वोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है। इसीलिए कभी भी अशोक नहीं, महान अशोक कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इस पाठ को आप कई बार पढ़िएगा, कम से कम 2 बार तो पढ़िए ही। बहुत ही रुचिकर पाठ है। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।